तो चरक इतिहास, चरक संहिता का निर्माण तीन स्तर पर, वो तीन स्तर क्या है? एक है मूल उपदेष्टा और तंत्रकर्ता, ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति उपदेश दे रहा है यानी पुनर्वसु आत्रेय, 1000 ईसा पूर्व उनका टाइम है, और एक व्यक्ति उसको बैठ के लिख रहा है बुक की फॉर्म में, तो वो है अग्निवेश। तो उन्होंने अग्निवेश तंत्र लिखा। तो गुरु शिष्य दोनों का टाइम सेम टाइम लाइन में है, 1000 ईसा पूर्व। ठीक, ये पहला स्तर हुआ। दूसरा स्तर कि यहाँ पे कुछ कमियां रह गई थी, मान लो जैसे कुछ चीजें बहुत शॉर्ट में लिखी थी, कुछ चीजें बहुत बड़े करके लिखी हुई थी। तो चरक ने क्या किया, इसका प्रतिसंस्कार किया। तो प्रतिसंस्कर्ता का काम क्या होता है? चीजों को संक्षेप में करना या फिर विस्तार से करके बताना चीजों को। ठीक, तो चरक इनका टाइम है 200 ईसा पूर्व। तो ये दूसरा स्तर है चरक संहिता का, जहाँ संस्कार किया जा रहा है। और द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता या संपूर्णकर्ता, यानी चरक में जो पार्ट नहीं थे उन पार्ट्स को जोड़ने वाले, वो है द्रविड़। इनका टाइम है 4th सेंचुरी। तो ये तीसरा स्तर है। तो पहला स्तर जहां बुक लिखी जा रही है, दूसरा स्तर जहां उसमें संस्कार किया जा रहा है कि कुछ कमियां है ठीक किया जा रहा है, और तीसरा स्तर है जहां उसको संपूर्ण किया जा रहा है, उसका यानी जो पार्ट मिसिंग थे उनको आके वापस जोड़ दिया गया। ठीक, चरक संहिता में 3 आत्रे का उल्लेख है। तो देख रहे हो, भिक्षु आत्रेय, कृष्ण आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय। भिक्षु आत्रेय चरक सूत्र 1 और 25 में, कृष्ण आत्रेय चरक सूत्र 11 में, और चिकित्सा 24 में। वहां भी हल्का सा इस तरह उल्लेख है कि अष्टत्रिक या षट्त्रिक का विचार कर लेना चाहिए मद्यपान के पूर्व। हमने इसकी कल बात की है विस्तार से, ज्यादा नहीं आगे जाएंगे। तो षट्रिक या अष्टरिक का विचार कब करना है? मद्यपान के पहले। अष्टरिक का उल्लेख किसने किया है? तो कृष्ण आत्रेय ने उल्लेख किया है। दोनों बातें याद रखनी है। अगले हैं पुनर्वसु आत्रेय। तो इनके पिता का नाम अत्रि था, इसलिए इनको अत्रेय आत्मज, अत्रेय सूत, अत्रि सूत, अत्रि नंदन इन नामों से कहा जाता है। इनकी माता का नाम चंद्रभागा, इसलिए इनको चंद्रभाग या चंद्रभागी भी कहते हैं, जिसका रेफरेंस हमें मिलता है चरक सूत्र 13 इस नए अध्याय के अंदर। पुनर्वसु आत्रेय को महर्षि, ब्रह्म ऋषि, भगवान, और यहाँ तक अगध वेद, सिंधु परिवर्तन, अद्रिज, प्रवर, घोड़ा, ये उपाधि भी दी गई है चरक चिकित्सा 12 में। तो ये स्पेशली याद रखोगे कि ये उपमा कहाँ दी गई, अगध वेद, सिंधु परिवर्तन। ठीक है, तो चरक चिकित्सा 12 शोध चिकित्सा अध्याय के अंदर। चिकित्सा स्थान में कुछ योग हैं जो कृष्ण आत्रेय ने बताए हैं, काउंट करने पे 8 आते हैं। तो देख सकते हो, फलारिस्ट इन अर्श, शारकुटिका ग्रहणी, नागरादि चूर्ण ग्रहणी, नवायस चूर्ण इन पांडु। इसके कंटेंट में त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, और 50% लोह होता है। त्रिफला हरित की, विविध की, आम्ल की। त्रिकटु को व्योज भी कहते हैं, पिपली, मरीच, सोठ। त्रिमद में बड़ा मस्त चित्र यानी विडंग, मस्त यानी मोथा, नागर मोथा, मुस्ता, और चित्र मतलब चित्रक। ठीक है, विडंग, नागर मोथा और चित्रक, ये 3 कंटेंट है त्रिमद के। 50% लोह पड़ा होता है, पांडु में यूज होता है। ऐसा ही एक और योग देखने को मिलता है, नाम है नवक गुगलू। वहां भी यही कंटेंट है, देखोगे नीचे, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, लेकिन वहां 50% गुगलू है। और इसका इस्तेमाल होता है मेदो रोग में। मेदो रोग यानी ओबेसिटी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि प्रथम बार मेदो रोग का उल्लेख किसने किया, तो माधव ने पहली बार मेदो रोग का उल्लेख किया है। का निदान 34 जो चैप्टर है, वहां इसका उल्लेख है। ठीक, बाकी चरक ने भी, जो अधिक मेदस्वी लोग होते हैं, ज्यादा मोटे लोग होते हैं, उनके शरीर में 8 दोष बताए हैं। तो आपको पढ़ने को मिलेगा चरक सूत्र 21 के अंदर, अष्ट निदित्य अध्याय चैप्टर का नाम है। आज आप लोग याद करके आए होंगे। ठीक है, अभी किसी से पूछ लूंगा मैं। और योग देखोगे, बला तेल, अमृत आद्य तेल, ये वात व्याधि में यूज होते हैं। प्रपोंड्रिक आदि तेल सबसे जरूरी योग है यहाँ, जो शिरो रोगों में यूज होता है, बिल्कुल याद रखना। शिरो रोग में प्रपोंड्रिक आदि तेल है। एक जीवनीय घृत जो वात रक्त में यूज होता है। तो ये सब योग बताए गए किसके द्वारा? कृष्णात्रि के द्वारा। कुल 8 योग हैं। यही देख पा रहे हो, सुश्रुत ने ये जो नवायस चूर्ण है जो चरक ने पांडु में दिया है, उन्होंने प्रमेय पिटकाओं में इस्तेमाल किया। ठीक, प्रमेय पिटकाएं तो प्रमेय का कॉम्प्लिकेशन है। काश्यप ने नवायस चूर्ण शोथ में यूज किया है, यानी इडेमा के अंदर। ठीक है, तो यहां तक कल हमारी बात हुई थी। अब इसके आगे देखते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है जो पढ़ा हम लोगों ने अब तक? नहीं? ठीक है, तो हम जल्दी से चैप्टर की किसी से नाम पूछ लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि याद किए या नहीं किए। आर्यन, बेटा चरक यस सूत्र सर। 11, चरक सूत्र 11 चैप्टर का नाम क्या है? और कोई बोलो। सत्तिश्रेष्णी अध्याय। त्रिशेषणी अध्याय। त्रियष्टनी अध्याय। ठीक है, चलो नेक्स्ट बता दोगे। 7th चैप्टर का नाम क्या है? आकांक्षा, 7th चैप्टर का नाम। नवविगान धारण्य अध्याय। नाविकांत अध्याय। ठीक है, तो आज सिर्फ, क्योंकि सेकंड ही क्लास है ना, अभी ज्यादा पढ़ा भी नहीं है, मैं सवाल नहीं कर रहा, लेकिन समझ लो जो होमवर्क दूंगा मैं ध्यान रखूंगा और आपसे पूछूंगा। और ये जरूरी है, हम जब अगली क्लास करेंगे तो इसका क्या यूज है मैं आपको दिखाऊंगा। ये चैप्टर्स के नाम क्यों याद होने चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं किए तो याद कर लेना। फिलहाल अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ 2 बुक्स के नाम देख पा रहे हो बेटा, सिद्धांत निदान और प्रत्यक्ष शारीरम। तो ये दोनों बुक्स गणनाथ सेन की लिखी हुई हैं। प्रत्यक्ष शारीर, बेटा माइक ऑफ कर लिया करें, जब जवाब देने के बाद माइक ऑफ कर लेना है।
ठीक है। तो प्रत्यक्ष शारीरम और सिद्धांत निदान दोनों बुक्स गणनाथ सेन की हैं। ये जो बुक है सिद्धांत निदान, ध्यान से देख लेना रीजन। ऐसी ही एक और बुक है अंजन निदान, वो अग्निवेश ने लिखी है। ठीक है, यही अग्निवेश जिन्होंने अग्निवेश तंत्र भी लिखा है, तो उन्होंने अंजन निदान भी लिखी है। याद कैसे रखना है? आ से अंजन, आ से अग्निवेश। ठीक है, तो आ वाली बुक जो है वो अग्निवेश की है, और सिद्धांत निदान जो है वो गणनाथ सेन की है। प्लस प्रत्यक्ष शारीरम भी उन्हीं की बुक है। यही देख पा रहे हो, अग्निवेश के लिए कुछ उपमाएं इस्तेमाल हुई हैं, बन्हीवेश, हुतावशेष, सौम्य। तो स्पेशली सौम्य को फोकस कर लेना, क्योंकि नाम इनका अग्नि वाला है और पर्याय इनका सौम्य वाला है। सौम्य हम लोग जल को कहते हैं या फिर शीतल गुण के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नाम से कहीं भी मैच नहीं हो रही बात, तो याद कर लेना अग्निवेश को सौम्य भी कहा गया है, पर्याय है। शालिहोत्र पालकौप्य ये संहिताएं हैं, कह रहे हैं इनमें भी अग्निवेश के नाम का उल्लेख मिलता है। आगे आ जाओगे, चरक संहिता जो बेसिक हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और बात मैं क्लियर कर दूं, आप में से किसी ने पूछा था कि ये नोट्स जो हैं ये तो बहुत इस तरह लग रहे हैं कि चीजें एक साथ कनेक्टेड नहीं है, ये अलग अलग ऐसा ही पढ़ेंगे हम लोग क्या? तो ऐसा नहीं है बेटा, आप जो पढ़ रहे हो ये इतिहास है ना। मेन हम संहिता जो पढ़ेंगे इतिहास के बाद पढ़ेंगे, चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। तो वहां फिर क्रम से चीजें होंगी। इतिहास में क्या होता है, जो मेन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो, और उसके आसपास हमें कोई घटना या कुछ भी ऐसा लगता है कि याद करना चाहिए, जानना चाहिए, तो वो सारा पढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है, ये संग्रह किया हुआ है चीजों का, इसलिए चीजें इस तरह थोड़ी टूटी फूटी हैं। क्लियर? और याद करना है, बहुत जरूरी पार्ट है, देख लोगे। तो चरक की हम बात कर रहे हैं। तो चरक को भगवान अनंत का अवतार कहा गया, ये याद रखना आपको। इनके पिताजी का नाम था विशुद्ध, तो विशुद्ध के बेटे हैं, और वैशंपायन के शिष्य हैं, यानी इनके गुरुजी हैं वैशंपायन, और इनके पिताजी हैं विशुद्ध। याद रखना, विशुद्ध पिता हैं और वैशंपायन इनके गुरु हैं। इनका वास्तविक नाम कपिस्थल चरक है। तो जहां ये रहते थे, इनके गांव का नाम है कपिस्थल। ठीक। पुराने लोग ऐसा करते थे, जैसे आपने देखा होगा अक्सर सड़कों पे भी, कि ऐसा कि मुरादाबादी मिठाई वाले, है ना, या फिर कानपुरिया अम, लड्डू वाले। तो इस तरह तो लोग अपने नाम के साथ ना अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम जोड़ लेते थे, वही चीज है। तो कपिस्थल चरक इनको कहा जाता है। ठीक है। इनका निवास स्थान तो पंचनद प्रांत में इरावती और चंद्रभागा नदियों के बीच में एक कपिस्थल नामक ग्राम था, तो वहां रहते थे। पंचनद प्रांत, इरावती, चंद्रभागा नदियां हैं, उनके बीच में ये जगह है कपिस्थल, तो वहां के रहने वाले थे, इसलिए नाम है इनका कपिस्थल चरक। अब एक और बात समझ लो, जैसा मैंने कल आपको पढ़ाया कि चरक जो थे वो यायावर कोटि के ऋषि थे। कोई बताएगा यायावर मतलब? घूमने वाले जो घूमने वाले। घूमते हैं। ठीक है, जो एक जगह प्रचार आज, प्रसार करने वाले। ठीक है बेटा। तो कुल मिला के एक जगह जो नहीं रहते, है ना, बंधन में नहीं पड़ते कि घर बना लिया एक जगह रहेंगे, तो वो संपत्ति भी इकट्ठा नहीं करते, तो इस तरह के लोग थे, ऐसा माना जाता है। चरक जैसे गोत्र होता है ना, उस तरह भी समझ सकते हो कि वो सारे लोग जिन्होंने इस रूल को फॉलो किया कि भाई हम लोग जीवन में संपत्ति नहीं अर्जित करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो कमाएंगे लोगों के लिए लगाते रहेंगे, और ज्ञान अर्जित करते हुए हम घूमते रहेंगे इधर से उधर, तो सारा ज्ञान एक जगह कर देंगे। तो ये भी माना जाता है कि इस तरह के जो भी ऋषि थे, तो वो अपने नाम के साथ चरक शब्द ही इस्तेमाल करने लगे, जैसे आप किसी की रेस्पेक्ट में अपने साथ वो नाम लगाने लगो। ठीक है, तो वो वाली चीज है। तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि चरक कोई एक ही व्यक्ति नहीं थे, चरक बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग आचार्य हैं, टाइम टू टाइम उन्होंने अलग अलग काम किया है। क्लियर? तो वास्तविक नाम कपिस्थल चरक, इरावती चंद्रभागा नदियों के बीच कपिस्थल नामक ग्राम इनकी जगह थी। भाव प्रकाश जो 16वीं शताब्दी के हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि चरक का जन्म नागवंश में हुआ था। इस बात पर सवाल आ चुका है, किस आचार्य ने चरक का जन्म नागवंश में माना है? तो भाव प्रकाश ने। दूसरी बात, ये भी सवाल आ चुका है, किसने चरक को शेष अवतार कहा है? शेष नाग जो है, ठीक है, तो शेष नाग यानी उनका अवतार है शेष अवतार, तो ये भी भाव प्रकाश ने कहा है। और लिख रहे हैं गोत्र प्रवर्तक और यायावर कोटि के ऋषि थे, वही गोत्र को लेके चलने वाले, और यायावर कोटि के, कि एक जगह नहीं रुकना है। तो याद रखना, सारे स्टेटमेंट जरूरी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दृढ़ बल की, जिन्होंने चरक संहिता का संपूर्ण किया। ठीक है, तो क्या उन्होंने पूरा किया, क्या पार्ट मिसिंग था चरक के अंदर, वो देख लेते हैं। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? सेम चरक की जगह पंचनदपुर के रहने वाले। इनके पिताजी का नाम था कपिलवली। चरक के पिताजी का नाम था विशुद्ध, इनके पिता हैं कपिलवली। शिव जी के भक्त थे, गुप्तकालीन आचार्य थे, इस पर रिसेंटली सवाल आया था। ठीक है, मेरे ख्याल से यूपी में एमओसीएच वाला जो पेपर था वहां पूछा गया था। तो गुप्त काल के आचार्य थे दृढ़ बल। इन्होंने चरक संहिता का संपूर्ण किया। ठीक, चरक में जो पार्ट मिसिंग थे उनको जोड़ा, प्लस चरक का प्रति संस्कार भी किया, वो भी ध्यान रखना।
तो ये चरक संहिता के द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता है और संपूर्ण करता है। ठीक है, तो लिख रहे हैं कि कैसे इन्होंने संपूर्ण किया, तो वर्ड आया शिलोच वृत्ति। ये शब्द बहुत जरूरी है। क्यों? शिलोच वृत्ति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना। और ओरिजिनली इसका मतलब है कि जब खेत से गेहूं उठाया जाता है, चावल उठाया जाता है, फसल उठाई जाती है, तो क्या होता है कि बहुत सारी फसल ऐसी खेत में रह जाती है ना, कि लाते हुए इधर उधर गिर गया कुछ, तो उसको भी समेट लें, मतलब कुछ भी ना छोड़ें। तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ शिलोच वृत्ति, यानी कुछ भी ना छोड़ना, खेत से सब कुछ उठा लेना, कि हमारा कुछ भी लॉस ना हो, कुछ भी पार्ट रह ना जाए। ठीक, इसी तरीके से इन्होंने चरक संहिता का संपूर्ण किया, कि कुछ भी रह ना जाए चरक में, कि जो पार्ट मिसिंग है वो सारा पार्ट जोड़ दें। तो ये शब्द ध्यान रखोगे, शिलोच वृत्ति। तो मैंने लिख भी दिया इसका मतलब, नॉट लीविंग एनी ग्रेन इन फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने संपूर्ण किया। इसके ऊपर भी सवाल आ चुका है। यही देख पा रहे हो, आचार्य सुश्रुत ने प्रमेय में ब्राह्मण रोगी को शिलोच वृत्ति का पालन करने के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि प्रमेय का मेन कारण हम मानते हैं कफ को, ओबेसिटी को, और आप जानते हो शिलोच वृत्ति का मतलब है हार्ड वर्क करना। ठीक है, तो ब्राह्मण रोगियों को ऐसा कहा गया कि आपको हार्ड वर्क करना चाहिए बहुत ज्यादा। क्यों कहा गया ब्राह्मणों को स्पेशली? कि पुराने समय में ये नियम होता था, जैसे कि ब्राह्मणों को कुछ पूजा पाठ कराते थे, तो ब्राह्मणों को अ, इस तरह की चीजें, कि दूध है, दूध से बनी हुई चीजें या पकवान है, वो दिए जाते थे। और पहले ब्राह्मण आप देखोगे तो वो काफी समाज का सबसे जो ऊंचा स्थान था उन्हीं को दिया गया था एक तरीके से। तो वो काफी संपन्न थे, तो उनको हार्ड वर्क करने को कहा गया कि आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल नहीं बिताओगे। क्लियर? तो प्रमेय में ब्राह्मण रोगियों को शिलोच वृत्ति का पालन करने को कहा गया। यही देख पा रहे हो, राज्यक्षमा में अजा वृत्ति की बात आई है। आप चाहो तो लिख सकते हो सामने, यही लिखो, प्रमेय में गोवृत्ति। मतलब क्या है इसका? बेटा, राज्यक्षमा ऐसा कहा जाता है कि जो बकरी होती है, गोट, अजा, उसको ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता, राज्यक्षमा नहीं होता। और जो भी उनके आसपास रहेगा, उनका दूध इस्तेमाल करेगा, तो उनको भी ये बीमारी नहीं होगी। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट से कहा गया कि राज्यक्षमा में अजा वृत्ति का पालन करना चाहिए। यानी जहां अजा बांधी जाती हो वहीं सोना चाहिए, है ना, उनके मूत्र का प्रयोग, दूध का प्रयोग, उस तरह से। तो राज्यक्षमा में अजा वृत्ति। ये सवाल भी आता है कि किस एनिमल को राज्यक्षमा नहीं होता, तो आंसर लगाना है आपको अजा। इसी तरह प्रमेय के अंदर गोवृत्ति की बात है, तो वहां इस तरह बताया गया है कि गाय को आप यव खिलाओ, यव क्योंकि रूक्ष द्रव्य होता है, और गाय जब यव खा ले, फिर चल रही हो, है ना, डाइजेशन हो रहा हो उसकी बॉडी के अंदर, फिर जब वो मल त्याग करे, तो उस मल में से कहा गया है यव को निकालने के लिए। सोचो, पहले ही पच चुका होगा काफी, और ज्यादा रूक्ष हो चुका होगा, उस यव को निकालना है, फिर कहा गया कि उसका फिर आटा बनाना है और उसकी रोटी बना के खानी है। और इसी तरह, मतलब कहने का मतलब है, गाय जैसे ऐसा कहा जाता है ना कि गाय मांग कर खाना खाती है, जगह जगह जाती है, आप देखोगे शहरों में खासकर, तो बहुत हार्ड वर्क करती है उस तरह देखो तो वैसी ही वृत्ति प्रमेय में फॉलो करने के लिए कहा गया, तो वो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क को दिखाने के लिए है। ठीक है, तो सुश्रुत प्रमेय में ब्राह्मण रोगी को श्लोच वृत्ति पालन करने के लिए कहा, प्लस हम याद करेंगे प्रमेय में गोवृत्ति का पालन करते हैं, और राजक्षमा में अजा वृत्ति का पालन करते हैं। इसके अलावा दृढ़ बल ने चरक संहिता का संपूर्ण किया शिलोच वृत्ति से। नेक्स्ट आ जाओ, तो इन्होंने क्या जोड़ा चरक संहिता के अंदर? तो चरक संहिता में कुल 17 अध्याय इन्होंने जोड़े हैं, 17 चैप्टर्स। कौन कौन से? तो चिकित्सा स्थान में रसायन, वाजीकरण, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, राज्यक्षमा, अर्श, अतिसार, विसर्प, मदात्य और द्विव्रणीय अध्याय, इनको छोड़कर ये 13 चैप्टर हैं। इनको छोड़कर बाकी 17 चैप्टर जो है वो दृढ़बल ने जोड़े हैं। चलो एक और सवाल यहां कर लेते हैं। कुसुम, हाँ जी सर, ये बोलिए। राज्यक्षमा चिकित्सा अध्याय कौन सा अध्याय है? चैप्टर नंबर, और कोई बोलो। सर अभी ध्यान आठ नहीं। बार। आठ। आठवां सर। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है। रसायन चैप्टर 1 है, वाजीकरण 2 है, ज्वर 3 है, रक्तपित 4 है। तो यहाँ क्रमशः कुछ चैप्टर लिखे हुए हैं। फिर आगे चल के राज्यक्षमा के बाद क्रम जो है वो गड़बड़ाता है। उसके पहले जो है चैप्टर वो जी। लगातार है शुरू के, आप देखोगे तो। ठीक है, रसायन, वाजीकरण, ज्वर, रक्तपित, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, राज्यक्षमा। तो देख लेना, कुल मिला के ये 13 अध्याय तो चरक में थे, बाकी 17 अध्याय जो है इन 13 के अलावा वो दृढ़बल ने जोड़े हैं। एक बात। दूसरा, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान चरक संहिता में,
ये पूरी तरह मिसिंग था, तो इन्होंने ही जोड़ा दोनों में, क्योंकि 12-12 अध्याय है तो 24 अध्याय तो ये हो गए और 17 अध्याय वो हो गए। तो आप कुल अध्याय देखोगे तो 41 अध्याय हो जाते हैं, 41। तो आपको याद रखना है, पूरा कल्प, पूरा सिद्धि प्लस चिकित्सा के 17 अध्याय दृढ़ बल ने जोड़े हैं चरक संहिता के अंदर। आगे देखिए, चरक संहिता में कुल 8 स्थान है और 120 अध्याय है। चरक संहिता 8 स्थान, 120 अध्याय। ये 8 स्थान के नाम लिखे हुए हैं: सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प स्थान और सिद्धि। अगले पेज पे लिखा है रहा, सिद्धि स्थान। ठीक है बेटा, तो कुल ये 8 स्थान है और इनमें 120 अध्याय है। आप देख लो, आपके लेवल पे अब यहाँ सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक बार देख लो, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सूत्र स्थान में 30 अध्याय, निदान में 8 अध्याय, विमान 8, शारीर 8, इंद्रिय 12, चिकित्सा 30, कल्प 12, सिद्धि 12। तो कल्प सिद्धि जो दृढ़बल ने जोड़े उनमें 12-12 प्लस इंद्रिय स्थान में 12। सूत्र और चिकित्सा में 30-30, बाकी सब में 8। ऐसा याद रखना है आपको। ठीक है, अब यहीं पर एक पॉइंट आप ऐड कर लोगे, लिखो, लिख लेंगे। आचार्यों ने, माइक ऑफ रखेंगे बेटा, लिखो, आचार्यों ने 8 स्थान, आचार्यों ने 8 स्थान और 120 अध्याय की प्रतिज्ञा ली। 8 स्थान और 120 अध्याय की प्रतिज्ञा ली। मतलब कहने का यह है कि उस समय जो भी आचार्य थे, सबने एक बेसिक रूल बनाया कि हम क्या करेंगे, हम अपनी संहिताओं में 8 स्थान रखेंगे और 120 अध्याय रखेंगे। ठीक है, तो फिर अब बात तो होते रहते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे फिलहाल। आप यही याद रखोगे, क्वेश्चन आएगा तो, कि कितने स्थान कितने अध्याय की प्रतिज्ञा, तो 8 स्थान, 120 अध्याय। नेक्स्ट आ जाओगे, चरक संहिता में कुल 7 संभाषा परिषद हुई है। संभाषा परिषद मतलब मीटिंग्स, जहां बहुत सारे आचार्य इकट्ठा हुए और किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, कोई कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। तो 7 संभाषाएं हुई हैं। आज के समय में संभाषा को हम लोग जो रिलेट करते हैं वो सीएमई के साथ करते हैं। अभी नई गाइडलाइंस देखोगे आप, तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हर साल 50 क्रेडिट पॉइंट्स आपके होना चाहिए। देखा किसी ने नए रजिस्ट्रेशन के रूल जो आए हैं, तो उसमें क्रेडिट पॉइंट्स लेने हैं आपको। तो उसमें क्या है कि आपने कोई पेपर पब्लिश कराया हो, कोई बुक लिखी हो आपने, है ना, आपने सीएमई अटेंड किए हो, कोई आपने मेडिकल कैंप किए हो, तो इस तरह की बात आती है। खैर, तो सीएमई के पॉइंट मिलते हैं। तो सीएमई क्या होती है? कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। इसको आप याद रखोगे, फुल फॉर्म सीएमई यानी कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। तो डॉक्टर का प्रोफेशन ऐसा होता है कि कभी भी आप पढ़ना सीखना छोड़ नहीं सकते, नई टेक्निक आती रहती है, आपको अडेप्ट करना होता है। ठीक है, तो सीएम में कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। आगे देखिए, तो 7 संभाषा परिषद कहाँ कहाँ हुई है चरक संहिता के अंदर? तो कह रहे हैं सूत्र स्थान में 4 संभाषाएं हुई हैं, शारीर स्थान में 2, सिद्धि स्थान में 1, तो टोटल 7 हो गई हैं। सूत्र स्थान में 4 कहाँ कहाँ हुई है? चैप्टर नंबर 1, 12, 25, 26। अगर आपको चैप्टर का नाम याद नहीं होगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि इनमें से किस चैप्टर के अंदर संभाषा हुई है, और सोचो चैप्टर नंबर 12 का नाम लिख दिया सूत्र के, आपको पता ही नहीं है, तो कैसे आंसर निकालोगे? है ना, तो चैप्टर कल जब आओगे तो सूत्र और चिकित्सा याद कर कर आना। तो सूत्र स्थान 4 संभाषाएं, 1, 12, 25, 26, शारीर में 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 के अंदर, सिद्धि में 1, चैप्टर नंबर 11 के अंदर। चैप्टर 11 बहुत जरूरी है, चाहो तो लिख सकते हो एक पॉइंट यहाँ पर। यहाँ पर 4 सदा आतुर बताए गए हैं इस चैप्टर के अंदर। 4 सदा आतुर यानी 4 ऐसे लोग जिनको हमेशा रोग होते रहते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कौन कौन है इसके अंदर, तो लिखेंगे। वेद पाठी मतलब हम लोग पढ़ने वाले, श्रोत्रिय वर्ड लिखा हुआ है वहां पे से। राजसेवक, श्रोत्रिय राजसेवक, वैश्य और सहपाणी भी, मतलब विक्रेता जो होते हैं सामान बेचने वाले, सहपाणी भी वहां वर्ड आया है। तो फिर एक सवाल ऐसा आता है कि ये लोग क्यों सदा आतुर कहे गए, कि हमेशा क्यों बीमार रहते हैं? तो इसका कारण भी लिख सकते हो, वेग धारण करने के कारण, है ना, ये मल मूत्र आदि का वेग जो है रोकते हैं ज्यादा, तो इस वजह से ये हमेशा बीमार रहते हैं। तो श्रोत्रिय, राजसेवक, वैश्य और सहपाणी भी यानी विक्रेता, तो इनका उल्लेख चरक सिद्धि 11 के अंदर आया है, तो याद रखेंगे। आगे देखें,
चरक संहिता में 4 प्रकार के सूत्र आपको देखने को मिलेंगे, यानी स्टेटमेंट 4 तरह के मिलेंगे। गुरु, शिष्य, प्रतिसंस्कर्ता और एकय सूत्र। तो गुरु सूत्र जो गुरु बात कह रहे हैं, शिष्य सूत्र जो शिष्य कहेगा, प्रतिसंस्कर्ता जैसे चरक है वो कुछ बात ऐड करें या द्रढ़बल कोई बात ऐड करें, वो प्रतिसंस्कर्ता की बात है। और एकय सूत्र होते हैं कि संहिता के अंदर ही आप देखोगे कुछ स्टेटमेंट है कि उन आचार्य ने कहा कि रसों की संख्या 5 होती है, किसी ने कहा रसों की संख्या 8 होती है, तो वो किसी सिंगल व्यक्ति का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो वो होते हैं एकय सूत्र। तो गुरु, शिष्य, प्रतिसंस्कृत और एकय सूत्र याद रखेंगे। चरक संहिता का सैद्धांतिक पक्ष सांख्य और योग दर्शन से लिया गया है। तो चरक संहिता के ऊपर दर्शनों का बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है ना। आप भी कहीं ना कहीं इंस्पायर ही हो जाते हो कि आजकल के टाइम में मान लो समय के साथ कोई बाबा या कोई पार्टी, है ना किसी के साथ हम सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अटैच हो जाते हैं और हमारी सोच पे प्रभाव आता है। तो वही चीज है, चरक संहिता सैद्धांतिक पक्ष सांख्य और योग दर्शन से लिया गया, और व्यवहारिक पक्ष न्याय और वैशेषिक दर्शन से लिया गया। तो हम इस तरह याद रखते हैं कि सिद्धांत है संख्याओं का योग कर दो। आप लिख सकते हो सिद्धांत क्या है, कि संख्याओं का योग कर दो, यानी सांख्य और योग दर्शन। और व्यवहार में सभी को क्या करना चाहिए, विशेष रूप से न्याय करना चाहिए। व्यवहार में विशेषता न्याय ही करना चाहिए, हमें कभी अन्याय नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो याद कर लेना। चरक संहिता का स्वरूप उपनिषद कालीन प्रतीत होता है, मतलब काफी पुरानी है चरक संहिता, उपनिषदों के टाइम पे लिखी गई है कह रहे हैं। ठीक है, तो वेदों का ही भाग मानते हैं उनको कहीं ना कहीं, तो मतलब इतनी पुरानी है चरक संहिता भी। चरक संहिता में 12,000 श्लोक हैं टोटल, लेकिन आज की डेट में सिर्फ 9,498 श्लोक अवेलेबल हैं। 9498, दोनों पॉइंट याद रखने हैं, कितने हैं और कितने अवेलेबल हैं। तो 12,000 श्लोक, 9498 अवेलेबल है। हारित संहिता में ऐसा उल्लेख मिलता है कि आत्रेय ने संभवतया 5 संहिताएं बनाई थी, जिनमें 24,000, 12,000, 6,000, 3,000 और 1,500 श्लोक हैं। अगर देखोगे श्लोक की संख्या हाफ होती चली जा रही है, 24 के बाद 12, फिर 6, फिर 3, फिर 1,500। ठीक है, तो आत्रेय उन्होंने 5 संहिताएं बनाई, और क्योंकि हारित संहिता में ऐसा लिखा मिलता है तो इस बात को ऑथेंटिकेटेड मानते हैं, क्योंकि लिख लो यहीं पर, हारित संभवतया आत्रेय के पुत्र थे। हारित ये पुत्र हैं किसके, आत्रेय के। तो ऐसा मानते हैं कि अपने पिता के बारे में सही बात लिखी होगी, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस इनके स्टेटमेंट का याद रखेंगे। आगे देखिए, चरक संहिता में 9,295 सूत्र हैं, श्लोक हैं 12,000 और सूत्र हैं 9,295। चरक संहिता में 14 देशों का उल्लेख है, कहीं आप देखोगे पांचाल देश, कहीं देखोगे कि हिमालय पर्वत, है ना, कहीं पंचगंगे, ऐसे अलग अलग देशों के नाम आए हैं। टोटल 14 देश हैं। 68 आचार्य, 64 ऋषियों का उल्लेख है। 68 आचार्य हैं, मतलब वो जो सिखाते भी हैं मान लो, और 64 ऋषि हैं जो अपने में ध्यान में रहते हैं, ज्यादातर वो ऋषि कहलाते हैं। तो 68 आचार्य, तो याद रखना आ से 68, आ से आचार्य याद करने के लिए, आ से 68 और आ से आचार्य। तो ऋषि जो है वो 64 है, 64। चरक संहिता में लगभग 1950 योग आए हैं, 1950, 1950 योग चिकित्सा में जो आप देखोगे। सांख्य शब्द का उल्लेख 5 बार, कैलाश पर्वत 2 बार, इतिहास शब्द 2 बार। चरक संहिता में सांख्य शब्द का उल्लेख 5 बार आया, कैलाश पर्वत 2 बार आया, इतिहास 2 बार आया। अब मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूं कि ये सवाल पहले पूछे जाते थे, आजकल आप पेपर उठा के देख लो तो ये सवाल नहीं पूछे जाते, है ना। लेकिन आप पेपर देख के आइडिया लगाओगे कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो आपको लगेगा बहुत जरूरी चीज है कि पहले पूछी गई है, मान लो 3 बार 4 बार। लेकिन रियलिटी है कि आज के टाइम में इनका ज्यादा रेलिवेंस है नहीं, तो पूछे नहीं जा रहे हैं इस तरह के सवाल। अब पूछ रहे हैं प्रैक्टिकल, ठीक, लेकिन फिर भी हम याद करते चलेंगे क्योंकि पहले आए हुए हैं। तो सांख्य शब्द 5 बार, कैलाश पर्वत 2 बार, इतिहास शब्द 2 बार आया। इतिहास शब्द इसलिए जरूरी है कि इतिहास को ना प्रमाण के रूप में भी स्वीकार किया है। नाम लिख सकते हो चक्रपाणी। चरक के जो टीकाकार हैं सबसे फेमस वो चक्रपाणी है, इन्होंने इतिहास प्रमाण दिया है। ठीक है, आप लिख सकते हो इतिहास प्रमाण बाय चक्रपाणी। चरक संहिता की भाषा शैली कौटिल्य अर्थशास्त्र से मिलती है, जिसके लेखक हैं विष्णुगुप्त। चरक संहिता की भाषा शैली कौटिल्य अर्थशास्त्र से मिलती है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं
कि चरक ही कौटिल्य है, मतलब ये विष्णुगुप्त है। चरक ही जो पतंजलि योग दर्शन लिखने वाले यानी पतंजलि, वो हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट चलेंगे, चरक संहिता में पंच अवयव वाक्य निरूपण गौतम के न्याय दर्शन के अनुसार है। तो आपको याद रखना है, न्याय दर्शन किसका है? गौतम ऋषि का है न्याय दर्शन। और चरक संहिता में पंच अवयव वाक्य मिलते हैं, ये है पंच अवयव वाक्य। तो ये जो लिए गए हैं वो गौतम के न्याय दर्शन से लिए गए हैं। तो क्या है पंच अवयव वाक्य? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। अभी याद कर लोगे, रिसर्च स्टेट जब पढ़ाऊंगा अगेन तो वहां दिखा दूंगा इसका क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है हमारे यहाँ। ठीक है, तो चरक संहिता पंचव्य वाक्य बाय गौतम का न्याय दर्शन, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन। इसी तरह षड पदार्थ आए हैं चरक संहिता के अंदर, चैप्टर 1 के अंदर ही। ये वाले हैं जो लिखे हुए हैं, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। ये क्रम है चरक ने जो दिया है। तो ये कहां से लिया गया? तो वैशेषिक दर्शन है, वहां से लिया गया। वहां पे ओरिजिनली क्रम क्या है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। याद रखना, वैशेषिक का क्रम क्या है और चरक का क्रम क्या है, ये जरूरी बात है, आपसे पूछ लेगा। चरक के अनुसार दूसरा कारण क्या है या दूसरा पदार्थ क्या है पूछे, तो जैसे विशेष है यहाँ। और अगर वैशेषिक की बात करें वहां गुण है। तो बात समझ रहे हो? तो आपको रटना है, पहले वैशेषिक को याद करना, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, फिर चरक वाला याद करना। तो ऐसा है चरक में कि द्रव्य ये लिखा हुआ है, फिर इसके एक साइड गुण, एक साइड कर्म, द्रव्य, गुण, कर्म, फिर शुरुआत में सामान्य और लास्ट में, मतलब सामान्य फिर विशेष और लास्ट में समवाय। तो याद करना है आपको। कह रहे हैं चरक ने इनको कारण कहा है, ये जो षड पदार्थ है इनको 6 कारण भी कह दिया चरक ने, और ये क्रम दिया है। चरक संहिता गद्य और पद्य मिश्रित है, यानी ऐसी भी चीजें हैं जहां राइमिंग होती है और ऐसी भी चीजें हैं जहां राइमिंग नहीं होती है। ठीक है, तो पद्य वो है जहां राइमिंग है, गद्य वो है जहां राइमिंग नहीं होती है। ठीक, तो गद्य और पद्य मिश्रित है। चरक संहिता में 4 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं, यहाँ नाम लिखे हैं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। फिलहाल के लिए बेसिक समझा रहा हूँ। आप्तोपदेश यानी जैसा लिखा हुआ है या जो कोई बात कह दे आप उस पर यकीन करते हो, गलत नहीं हो सकता, वो वाली बात, जैसे हमारे यहाँ वेदों में कुछ लिखा हुआ है। प्रत्यक्ष है जो अपने आप देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, यानी अपने आप से आप उसको फील कर रहे हो। अनुमान आपका गैस वर्क होता है। युक्ति भी लगभग अनुमान जैसी चीज है, अनुमान और युक्ति में कोई बेसिक अंतर है नहीं। हम आगे चल के देखेंगे कि युक्ति का अंतर्भाव अनुमान में ही हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना चरक के ये 4 प्रमाण है, सुश्रुत के भी यही है, लेकिन उन्होंने युक्ति की जगह उपमान प्रमाण दिया, इसको याद रखोगे, युक्ति की जगह उन्होंने उपमान लिखा है। बाकी आप्तोपदेश का पर्याय ही होता है आगम, आगम आप्तोपदेश एक ही बात है। शब्द भी लिख देते हैं, शब्द प्रमाण, वो भी यही बात है। जेनताक और खुड्डाक शब्द का प्रयोग चरक संहिता में जो आया है वो बौद्ध दर्शन से आया है, तो बौद्ध दर्शन का भी प्रभाव है। जेनताक और खुड्डाक ये दो शब्द हैं, खुड्डाक मतलब होता है स्मॉल, और जेनताक स्वेदन का एक प्रकार है, जो आप पढ़ोगे चरक सूत्र 14 में, स्वेद अध्याय। तो जेनताक स्वेद आया है, हेमंत ऋतु के अंदर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु, स्वेदन कराने की बात आई है। इसी तरह चरक सूत्र 16, वहां पर स्वभाव उपरमवाद का उल्लेख है, वो भी बौद्ध दर्शन के षड़भंगुरवाद से आया है। ये क्या होता है? स्वभाव उपरमवाद है कि चीजें अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं, है ना। आपकी चाहे डिजीज हो तो एक टाइम के बाद वो खत ठीक हो जाती है, जैसे हम लोग वायरस में मेनली क्या समझते हैं कि भाई 7 दिन 10 दिन के अंदर वायरल फीवर हो, चीजें इस तरह की हो, ठीक हो जाती हैं, है ना। इसी तरह आप कोई घर बना दो या शरीर है मान लो, कितना भी इसकी रखवाली कर लो, तो एक टाइम है कि 100 सवा 100 साल के बाद नहीं रहने वाला। ठीक है, तो ये स्वभाव है, चीजें अपने आप उपरम होता है, चीजों का उपरम यानी नष्ट हो जाना। तो ये जो सिद्धांत आया है षड़भंगुरवाद से आया है, बौद्ध दर्शन के। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हर पल हर चीज बदलती जा रही है और नई चीज में कन्वर्ट होती जा रही है। मगर उनका सिद्धांत एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसका रीजन है, लोगों ने ये कह दिया कि अगर ऐसा हम मान लें कि हर चीज हर पल बदल रही है, तो आज अगर कोई अपराध करेगा और कल को उसे सजा होती है, तो मतलब वो तो कोई और व्यक्ति हो गया जिसको सजा मिली, अपराध किसी और ने किया था। तो इस हिसाब से इसको ठीक नहीं माना गया। ठीक है, तो ये षड़भंगुरवाद है बौद्ध दर्शन का। और स्वभाव परमवाद क्या है कि चीजें हर पल नष्ट हो रही हैं या नष्ट हो जाएंगी, ऐसा कह लो, स्वभाव से ही चीजों का उपरम हो जाएगा, बिना किसी कारण की चीजें नष्ट हो जाएंगी। तो ये है स्वभाव परमवाद।